जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैडम को एक चीज का सवाल, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर सेक्शन 49 का प्रोवाइजो में एक जो लाइन लिखी हुई है, सेक्शन 49 के प्रोवाइजो में एक लाइन लिखी हुई है, और एज एविडेंस ऑफ एनी कोलैटरल ट्रांजैक्शन नॉट रिक्वायर्ड टू बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, या किसी संपार्श्विक व्यवहार समव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर जो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित न हो। तो ये कह रहे हैं सर ये अपवाद क्यों है, और ये इस बारे में ये बताना चाह रहे सर, एक बार उस पॉइंट को समझाने की बात कर रहे हैं। देखिए सर, वो बात कर रहा है कोलेटरल ट्रांजैक्शन की, सम व्यवहार, संपार्श्विक समव्यवहार की। देखिए मैंने आपको पेमेंट किया है, आप याद करो भारतीय साक्षी अधिनियम के लेक्चर्स 93 94 हम पढ़ रहे थे, और जब उस टाइम पढ़ रहे थे हम लोग, जो अब 91 92 थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के, पढ़ते हुए मैंने क्या कहा था सर, कभी भी आप ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या कर सकते हो, ओरल एविडेंस दे सकते हो। समयवार बता रहे हो उसके लिए ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। तो वैसे ही सर क्या है कि वो ट्रांजेक्शन्स के लिए रजिस्टर्ड होना अपेक्षिकृत नहीं है। किसके लिए? मान लीजिए मैंने पेमेंट किया है किसी को 1000 रुपए का, और 1000 रुपए का पेमेंट किया था मैंने, वो मैंने मृदुल के माध्यम से किया था, ठीक है ना। मैंने मृदुल को बोला कि मृदुल आप विद्याधर नगर जाते हो हर दिन, तो आप ऐसा करो मेरे 1000 रुपए ले जाओ, उस आदमी को दे देना, वो आपको आदमी कलेक्ट्री के बाहर या फिर विद्याधर नगर में यहाँ मिल जाएगा इस चौराहे पे। मैंने इसको पैसा दे दिया। कल को जो ये पैसा दिया है इसके लिए मृदुल मौखिक साक्ष्य दे सकता है, मृदुल कैन गिव ओरल एविडेंस इन दैट रिगार्ड। तो इसलिए वो अपवाद है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये संपार्श्विक, देखिए कोलेटरल मतलब होता है, संपार्श्विक का सिंपल सा मतलब होता है सर मेन ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब मेन मामला नहीं है, उसके आसपास के जितने मामले। जैसे आप जयपुर में रहने आए, ठीक है, आप जयपुर में रहने आए, आपने रूम रेंट पे लिया। अब जब आपने रूम रेंट पे लिया तो जो रेंट का एग्रीमेंट है उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते, ठीक है ना सर। लेकिन जो महीने के महीने आप किराया दे रहे हो, मान लीजिए मकान मालिक ने बोला कि यार मेरा किराया ना, मेरे छोटा भाई रहता नीचे, उसको दे दो। आप जो महीने के महीने उसको किराया दे रहे हो, आप कभी दोस्त के सामने दे रहे हो, आप कभी अपने घर वाले भाई खड़ा है आपका साथ में, उसके सामने दे रहे हो, तो भाई भी ओरल एविडेंस दे सकता है। क्योंकि देखिए ट्रांजेक्शन्स जितने भी आप इनको बोलते हैं कोलेट्रल, मतलब आसपास जो चीजें हो रही ना सर, देखिए सर जो चीज ऐसे बोलता है साक्ष्य अधिनियम, जो चीज दस्तावेज में लिखा हुआ है इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते। मतलब इसको साबित करने के लिए, किसको, जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीजें लिखी है आपने, उसको साबित करने के लिए आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। यू हैव टू ऑलवेज बी गिव रिटन एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप उसको मौखिक ओरली प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट का जो आप रेंट दे रहे हो हर महीने, उसको आप ओरली प्रूव कर सकते हो। मान लीजिए आपका पैसा नहीं है और मकान मालिक ने पैसा मांग लिया, तो आपके चाचा जी रहते हैं बहुत दूर के रिश्ते में, आपने पापा को फोन किया, पापा ने बोला कि यार पैसा तो कैसे भिजवाऊं मैं, तो ऐसा कर वहां जाके लिया। अब आजकल तो यूपीआई है भैया, उस टाइम यूपीआई थोड़ी था। सैटरडे संडे बीच में आ गया और पैसा अर्जेंट में चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, बैंक में स्लिप भरो और जाके बैंक में देके आनी पड़ती थी, फिर सुबह सुबह पैसा क्लियर होता था। मुझे आज बात है 2011 में मेरे को हर महीने, उस टाइम पे मेरे को हर महीने 5000 रुपये मिलते थे, हर महीने 5000 रुपये मिलते थे 2011-12 में। तो अब उसमें क्या है, पापा रोज सुबह सुबह उठा के वो लिखते थे उसमें, और फिर सुबह सुबह जाके स्कूल जाने के पहले उसको बैंक में डाल के आते थे। बैंक के उसमें एक डब्बा होता ना बैंक में, पेटी उसमें डालते थे, फिर वो क्लियर होता था दिन, उसका फिक्स टाइम था कि 3-4 बजे बाद ही पैसा आएगा, जब यूपीआई नहीं था। बात है ना 2011-12 की मैं। अरे यूपीआई ने तो बहुत सहूलियत कर दी। अब मान लीजिए अर्जेंट पैसा चाहिए तुम्हें, क्या करोगे? वो ऑप्शन नहीं, तो ये बोलेंगे चाचा जी जाके ले आओ। कल को मान लीजिए मकान मालिक ने देने से मना कर दिया, तो चाचा जी आ सकते हैं फिर कोर्ट में। चाचा जी बोलेंगे ना कि मेरे पास आया था उस दिन, मैंने उसको पैसा दिया था, और ये रही पैसे की स्लिप, मैंने उसको पैसा दिया था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कहने का तात्पर्य ये है सर कि ओरल एविडेंसेस के लिए यू कैन गिव, मतलब कोलेटरल ट्रांजैक्शन के लिए, संपार्श्विक समव्यवहार के लिए आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, बस इतना समझे। और वो एक तरह का अपवाद है 49 का, रजिस्टर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लीज आ जाइए सेक्शन। हमारा कहाँ तक हो गया था सर? 50 तक हो गया था क्या? 50 हो गया था हमारा। प्लीज आ जाइए भाग 11 पर, ठीक है ना, भाग 11 प्लीज आ जाइए। सेक्शन 51, सेक्शन 51 लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 51 पे क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, what are the various types of books
इन द ऑफिसेस, इन द ऑफिसेस। देखिए हिंदी में लिखिए, विभिन्न कार्यालयों में रखी जाने वाली पुस्तकें कौन सी है? विभिन्न कार्यालयों में रखी जाने वाली पुस्तकें कौन सी है? विभिन्न कार्यालयों में रखी जाने वाली पुस्तकें कौन सी है? ठीक है सर। अब जो बुक्स के सेक्शन है ना वो सर कहां से कहां तक है? 51 से लेकर 57 तक। ये बुक्स वाले सेक्शन कहां से कहां तक है सर? 51 से लेकर 57 तक। तो इसका आंसर लिखिए, सेक्शन 51 लिखिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बुक्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बुक्स। 5 प्रकार की पुस्तकें होती है, 5 प्रकार की पुस्तकें होती है। पॉइंट नंबर 1, बस लिखवाने का काम है सर, कुछ नहीं है एक में समझाने के लिए। खत्म हो जाएगा अभी एक दिन ना, कल आज की क्लास और कल की क्लास में खत्म हो जाएगा ये एक्ट, कुछ नहीं बचा है इसमें। ये समाप्ति की ओर जा रहा है, बस लिखते चलिए और इसका समापन करेंगे अब 2 दिन में, फिर एसआर स्टार्ट करेंगे। देखिए 5 प्रकार की पुस्तकें होती है। पहला लिखिए, बुक नंबर 1, पुस्तक नंबर 1, पुस्तक 1 नंबर बोले, पुस्तक 1 बुक 1 जो है सर उसमें लिखिए रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति से संबंधित निर्वसतीय दस्तावेजों का रजिस्टर, निर्वसतीय दस्तावेजों का रजिस्टर। बुक नंबर 2, ठीक है ना, बुक नंबर 2, पुस्तक 2 लिखिए, रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर, रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने के लिए कारणों का अभिलेख, रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने के लिए कारणों का अभिलेख। बुक नंबर 3, पुस्तक नंबर 3, ठीक है ना सर, उसमें लिखिए रजिस्टर ऑफ विल एंड ऑथोरिटीज टू अडॉप्ट, रजिस्टर ऑफ विल्स एंड ऑथोरिटीज टू अडॉप्ट, विलो और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्टर, विलो और दत्तक प्राधिकारों का रजिस्टर। बुक नंबर 4, मिसलेनियस रजिस्टर, प्रकीर्ण रजिस्टर। पुस्तक नंबर 4, प्रकीर्ण रजिस्टर। पैराग्राफ लिखिए बुक नंबर 1 2 3 4, बुक नंबर 1 2 3 4 पैराग्राफ लिखिए, बुक नंबर 1 2 3 4, पुस्तक क्रमांक 1 2 3 4, पुस्तक क्रमांक 1 2 3 4 रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में रहेगी। बुक नंबर 1 2 3 4 shall be kept at registration office, पैराग्राफ लिखिए। बुक नंबर 5 रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल्स, पुस्तक 5 विलो के निक्षेपों का रजिस्टर, shall be kept at office of, कोमा लगा के लिखना, shall be kept at office of registrar। इसको रजिस्ट्रारों के कार्यालय में रखा जाएगा। सर बुक नंबर 5 कौन सी होती है सर, वो सुनिए सर। बुक नंबर 5 वो होती है, पुस्तक नंबर 5 वो है सर, वो विल जो अभी तक खुली नहीं है, अरे सर बाबू के हाथ लग गई तो बाबू खोल नहीं देगा उसको, तो रजिस्ट्रार के पास होनी चाहिए ना वो विल जो खुली नहीं है। बात समझ में आई? रजिस्ट्रार के पास क्यों रखा गया है इसको? क्योंकि रजिस्ट्रार एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है सर। हाँ, अब उसको बताओ, उसको बाबू के हाथ में लग गई तो बाबू तो उसको खोल खाल के उसकी सील भी हटा के चेंज भी कर दे, क्या पता चल रहा है किसी को? हाँ, तो इसलिए क्या है, ये जो रजिस्टर बुक नंबर 5 है ना सर, ये कहाँ रहती है? ये रजिस्ट्रार के पास रहती है, क्योंकि देखिए वो नहीं चाहता कि कोई इंटरफेरेंस हो। बात समझ में आई? रजिस्ट्रार के पास होती है बुक नंबर 5।
क्योंकि अगर वसीयत में कुछ बदलाव हो गया तो रजिस्ट्रार को कैसे पता लगेगा? वो आदमी तो गया, वो आदमी तो अब हयात हो चुके हैं। यू नो व्हाट इज हयात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस इतना समझ में आ गया? और क्या, बस इतना सही है? चलिए 52 में आ जाइए, 52 में आ जाइए। बावन इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लिख लो, आप तो लिख लीजिए 52 में। फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। दस्तावेज के उपस्थापित किए जाने पर, दस्तावेज के उपस्थापित किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। ठीक है सर, पहला लिखिए, पहला लिखिए। Every person who depositing every person who depositing the document, every person who depositing the document, जो कोई भी व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, जो कोई भी व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, तो then the day, hour and place of presentation, the day, hour and place of presentation should be mentioned। तो उपस्थापित किए जाने की तारीख, समय, उपस्थापित किए जाने की तारीख, समय और स्थान और स्थान और स्थान और स्थान बताया जाएगा, और स्थान बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। द फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट, द फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट, द फोटोग्राफ एंड फिंगरप्रिंट एज पर सेक्शन 32A, एज पर सेक्शन 32A लिखिए। धारा 32 के अधीन फोटो चित्र और उंगली छाप, फोटो चित्र और उंगली छाप। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। द रिसीट फॉर डॉक्यूमेंट, द रिसीट फॉर डॉक्यूमेंट, द रिसीट फॉर डॉक्यूमेंट, ऐसे दस्तावेज के लिए रसीद, ऐसे दस्तावेज के लिए रसीद दी जाएगी, ऐसे दस्तावेज के लिए रसीद दी जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखिए। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी कॉपीड, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी कॉपीड विदाउट अननेसेसरी डिले, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी कॉपीड विदाउट अननेसेसरी डिले लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए। दस्तावेज ग्रहण करने के पश्चात, दस्तावेज ग्रहण करने के पश्चात अनावश्यक विलंब से विनियोजित पुस्तक में ग्रहण किया जाएगा, विनियोजित पुस्तक में ग्रहण किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बस यही इसकी ड्यूटीज है सर, ड्यूटीज आ सकती है, ठीक है ना, रजिस्टर ऑफिस की क्या क्या ड्यूटी होगी, मेंस में आ सकता है सवाल। लिखिए प्लीज, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऑल सच बुक्स, ऑल सच बुक्स authenticated, all such books authenticated as prescribed by inspector general, as prescribed by inspector general, as prescribed by inspector general लिखिए। सभी पुस्तकें जैसा महानिरीक्षक विहित करें अधिप्रमाणित की जाएगी, अधिप्रमाणित की जाएंगी। 53 लिखिए प्लीज, जल्दी लिखते चलिए। सेक्शन 53,
लिखिए, all entries in the books shall be numbered in the consecutive series, हर पुस्तक में समस्त प्रविष्टियां क्रमवार श्रेणियों में संख्याकित की जाएगी, क्रमवार श्रेणियों में संख्यांकित की जाएगी, क्रमवार श्रेणियों में संख्यांकित की जाएगी, क्रमवार श्रेणियों में संख्यांकित की जाएगी। ब्रैकेट में लिखेगा, ब्रैकेट में लिखेगा which start from beginning of year, which start from beginning of year, which start from beginning of year, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट में लिखेगा सर जो कि हर वर्ष के शुरू में प्रारंभ होगी, जो कि हर वर्ष के शुरू में प्रारंभ होगी। 54 लिखिएगा सर, 54 लिखिए प्लीज। The office also prepared the index of contents of such books, हर कार्यालय हर कार्यालय हर कार्यालय ऐसी पुस्तकों की ऐसी पुस्तकों की ऐसी पुस्तकों की अंतर्वस्तुओं का अंतर्वस्तुओं का अंतर्वस्तुओं का चालू अनुक्रमणिका चालू अनुक्रमणिका चालू अनुक्रमणिका चालू अनुक्रमणिका तैयार करेगा तैयार करेगा तैयार करेगा। ठीक है सर। अब सर अलग अलग तरह के इसने इंडेक्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना सर, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द इंडेक्सेस मेड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, व्हाट आर द इंडेक्सेस मेड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। लिखिए, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा किस प्रकार की अनुक्रमणिकाएं तैयार करवाई जाएंगी, अनुक्रमणिकाएं तैयार करवाई जाएंगी। आंसर लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस व्हिच आर एज फॉलोज। निम्नलिखित चार प्रकार की अनुक्रमणिकाएं होती है जो कि निम्नलिखित है। 4 प्रकार की अनुक्रमणिकाएं होती है जो कि निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर वन, इंडेक्स नंबर वन, अनुक्रमणिका संख्यांक एक। इसमें पॉइंट नंबर ए लिखना। अब इसमें क्या क्या चीज आएगी, ठीक है ना, पॉइंट नंबर ए लिखना है इसमें। सर इसमें क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर एक में क्या बनेगा, इंडेक्स नंबर एक लिखा आपने, उसके यहाँ लिखना पॉइंट नंबर ए। अब इसमें क्या क्या आएगा वो लिखना, ठीक है ना सर। इसमें लिखिए, नेम्स एंड एडिशन of the person executing and claiming names and addition of person executing and claiming under every document in book number one। लिखिए, पॉइंट नंबर एक ए लिखिएगा सर, ठीक है ना, पॉइंट नंबर ए लिखिएगा। हर दस्तावेज या फाइल किए गए ज्ञापन को निष्पादित करने वाले व्यक्ति, हर दस्तावेज या फाइल किए ज्ञापन को निष्पादित करने वाले व्यक्ति। पॉइंट नंबर बी लिखिए, पॉइंट नंबर बी आपका वही है सर जहां लिखवाया ना मैंने आपको, पर्सन क्लेमिंग एवरी डॉक्यूमेंट, वही क्या है सर आपका, पॉइंट नंबर बी कर देना उसको, ठीक है ना, उसको लिखाया ना मैंने आपको, ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर एवरी डॉक्यूमेंट अंडर बुक नंबर 1, उसको क्या कर देना सर, पॉइंट नंबर बी कर देना। इंग्लिश में, हिंदी में अब लिखिए,
पुस्तक संख्यांक एक में पुस्तक संख्यांक एक में पुस्तक संख्यांक एक में दावा करने वाले सभी व्यक्ति पुस्तक संख्यांक एक क्या था सर? नॉन डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट। पुस्तक संख्यांक एक क्या था? अरे बुक नंबर एक क्या था? यही याद करो मेरे साथ। बुक नंबर 1 क्या था? पुस्तक एक क्या थी? निर्वसतीय अधिकार की जो बात करें ना नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, क्या लिखा छूटा? अधीन दावा करने वाले व्यक्ति। अलग अलग करके लिख लो यार, थोड़ा सा याद रह जाता है, उससे पढ़ना आसान होता है। उससे क्या है, आपको पता होता है कि 2 पॉइंट है इसके अंदर। जब आप पॉइंटर्स में डिवाइड करते हो ना तो चीजें याद होना आसान होती है। एक साथ पूरी लाइन को याद करने जाओगे ना, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न। बट व्हेन यू डिवाइड दोस लाइंस इनटू द पैराग्राफ्स ना, तो आपको पता है कि इसमें 2 पॉइंट है। You know there are certainly 2 points. Thank you Amit, thank you so much. So you know there are 2 points in the following particular paragraph, so you are very assured about it. आप उसके लिए बहुत निश्चिंत होते कि हाँ यार 2 पॉइंट है उसके अंदर। बाकी एंड ऑफ द डे पढ़ना किससे? प्री के लिए बैरेक्ट से पढ़ना है, ठीक है ना? इतना याद रखिएगा, पढ़ो किससे? हमेशा बैरेक्ट से। लेकिन नोट्स और बैरेक्ट को साथ लेके बैठिए। जो चीज डायरेक्ट नोट्स में लिखवाई है, एक्स्ट्रा एडिशनल में कोई चीज केस लिखवा है, तो इधर ये नोट करो, बैरेट को हाथ में रखो, क्योंकि प्री में भी यही पढ़ना है, मेंस में भी यही पढ़ना है, इंटरव्यू में भी यही पढ़ना है। नोट्स देखिए, माइनर में नोट सफिशिएंट है, मेजर में आप नोट्स उठाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन माइनर में बैरेट ही, माइनर जो होता है ना सर, उसमें क्या होता है सर? बैरेट ही सफिशिएंट है। लिखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए जल्दी से यार, समय नहीं है इतना। इंडेक्स नंबर 2 it contain such particular mentioned in section 21. It contain such particular mentioned in section 21. इसके अंतर्गत धारा 21 में वर्णित ऐसी विशिष्टियां होंगी जिसके लिए महानिरीक्षक समय समय पर निर्देश देंगे। इट कंटेन्स सच पर्टिकुलर मेंशन सेक्शन 21 on which inspector general directs in that behalf. Point number 3 लिखिए, इंडेक्स नंबर 3 पॉइंट नंबर ए लिखिए, names and addition of all person executing will अंडर बुक नंबर 3 लिखिए, पुस्तक संख्या 3 में पॉइंट नंबर ए लिखना है इसमें, ठीक है ना? इंडेक्स नंबर 3 में पॉइंट नंबर ए लिखना। पुस्तक संख्या 3 में चढ़ाई गई हर विल और प्राधिकार को निष्पादित करने वाले व्यक्ति। पॉइंट नंबर बी लिखिए, executor and any person appointed after the death of testator or donor ऐसे समस्त व्यक्ति जो कि निष्पादक हैं या वसीयत करता है दाता की मृत्यु के पश्चात, वसीयत करता या दाता की मृत्यु के पश्चात दावा करने वाले व्यक्ति हैं। और एनी पर्सन क्लेमिंग
or any person claiming thereunder, or any person claiming thereunder, or any person claiming thereunder। जी पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इंडेक्स नंबर 3 है, 4 चौथा है सर, 4 है ना, हाँ इंडेक्स नंबर 4, चौथा पॉइंट लिखिए, इंडेक्स नंबर 4। It shall contain name of those person who are claiming under book number 4, who are claiming under book number 4। क्या है बुक नंबर 4? who are claiming under book number 4। क्या है बुक नंबर 4? हाँ, मिसलेनियस, प्रकृति। वेरी गुड। लिखिए, पुस्तक संख्या 4 में, पुस्तक संख्या 4 में चढ़ाए गए दस्तावेज में वर्णित व्यक्तियों के नाम, वर्णित व्यक्तियों के नाम, वर्णित व्यक्तियों के नाम। देखिए टीपीए लागू नहीं होगा अगर 55 का काम नहीं हुआ है, 52 में एंट्री नहीं हुई है, तो क्या लागू नहीं होगा? टीपीए। पढ़ाया ना अपने सेक्शन 3-4 में, आपने टीपीए का पढ़ाया था मैंने। टीपीए नहीं लगेगा। तुमको मजाक लग रहा होगा ये प्रोविजन सारे रजिस्ट्रेशन एक्ट के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सारे, ठीक है ना। 56 रिपील्ड है, 56 क्या है सर? रिपील्ड है। सत्तावन में एक लाइन लिख लीजिए, 57 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 57 में एक लाइन लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था सर अब तक जो था। 57 में एक लाइन लिख लीजिए। Any person can apply, any person can apply to inspect such book, to inspect such book after payment of fees, after payment of fees। देखिए कोई भी व्यक्ति फीस का संदाय करने के पश्चात, फीस का संदाय करने के पश्चात पुस्तक का निरीक्षण कर सकता है, पुस्तक का निरीक्षण कर सकता है, पुस्तक का निरीक्षण कर सकता है। In this provision, point number 1 लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना। In this provision, only book number 1 and 2 include। In this provision, only book number 1 and 2 include। इस प्रावधान में केवल पुस्तक क्रमांक 1 व 2 सम्मिलित हैं, 1 और 2 सम्मिलित है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। अब बुक नंबर 3 क्या थी सर? बताओ क्या थी बुक नंबर 3? विल, वसीयत। अरे सर वसीयत क्या सबको देखने देंगे क्या? हाँ, वसीयत को तो वही देखेगा ना जो वसीयत का एग्जीक्यूटर होगा, जो जिसके फेवर में वसीयत निष्पादक हो रही है उसी को वसीयत देखने का मौका मिलेगा। इसलिए कि कोई भी टॉम डिक हेरी आके वसीयत देख रहा है। देखिए बुक नंबर 1 और 2 को सब लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तुम भी जाके घूमते फिर कर जाओ, किसके किसके नाम कौन सी प्रॉपर्टी है जाके देख लो। लेकिन इसमें नहीं हो सकता। वसीयत जो है ना सर, वसीयत में सिर्फ वही आदमी जाएगा जो कि क्या है, एग्जीक्यूटेंट है, जो कि निष्पादक है। समझ में आई? जिसको कुछ मिल रहा है वो जाएगा ना देखने। देखिए इसमें लिखा है बट नॉट बिफोर टू एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर सच कॉपीज, ना कि उसके पूर्व ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को दी जाएंगी। समझ में आई बात? किसी की वसीयत है तो थोड़ी ना कि आप चलते फिरते देखोगे। अरे आज जयपुर के महाराज है कोई, ठीक है ना, कल को वो कोई वसीयत बना के जाते हैं, उनको तो वसीयत बनानी पड़ती है भैया। उनको क्या बनानी पड़ती है? उनका वसीयत बिना काम भी नहीं चलता, क्योंकि उनको पता है कि झगड़े होंगे बहुत, वो तो वसीयत ही बना के जाते हैं। अभी थोड़ी ना कि तुम जाके राज परिवार की वसीयत देख के आ रहे हो, दिखाओगे क्या? इसलिए लिखिए, इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, the copies of entries in book number 3, the copies of entry in the book number 3 पुस्तक संख्यांक 3 से संबंधित, पुस्तक संख्यांक 3 से संबंधित दस्तावेज की प्रतियों के लिए the copies of entries in book number 3 shall be given to person execute, shall be given to person who execute the document, or their agent। पुस्तक संख्यान 3, क्या कहा था, लिखवाया मैंने एक बार, 3 से संबंधित, पुस्तक संख्यान 3 से संबंधित दस्तावेज की प्रतियों के लिए
दस्तावेज की प्रतियों के लिए केवल निष्पादन करने वाले व्यक्ति या अभिकर्ता को ही प्रति दी जाएगी, या अभिकर्ता को ही प्रति दी जाएगी, या अभिकर्ता को ही प्रति दी जाएगी। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। 58 में आ जाओ सर। कम टू सेक्शन 58। अब सर रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है ना, रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तो उस टाइम पर क्या क्या काम होंगे? जैसे आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया, आपको क्या क्या मिलेगा समझ में ही, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा सेक्शन? 58। जब भी कोई डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, आपको क्या क्या मिलेगा? एक सवाल डाल लीजिए, what procedure to be adopted at a time of registration? What procedure to be adopted at a time of registration? रजिस्ट्रेशन किए गए हर दस्तावेज पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? पॉइंट नंबर ए लिखिए, signature and addition of the person admitting the execution, signature and addition of the person admitting the execution। दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकृत करने वाले, दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकृत करने वाले, दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकृत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन, व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन। पॉइंट नंबर बी लिखिए, execution, admitting the execution of the document, execution of the document। सेकंड पॉइंट लिखिए, दस्तावेज के प्रति को परिरीक्षित करने वाले, तो को परिरीक्षित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन। The person who examined the document, his signature and addition, his signature and addition, his signature and addition। पॉइंट नंबर सी, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर की उपस्थिति में धन का कोई संदाय, any payment of money in presence of registering officer, any payment of money in the presence of registering officer, then receipt of consideration। तो उस मामले में कोई स्वीकृति प्रदान करना। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, इफ एनी डॉक्यूमेंट इज रिफ्यूज टू रजिस्टर, यदि किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण में इनकार कर दिया गया हो, यदि किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण में इनकार कर दिया गया हो, then comment in that regard, तो उस बारे में टिप्पणी करना। 59 लिख लीजिए, 59 में एक लाइन लिखिए, the registering officer shall also put date and sign, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर तारीख को हस्ताक्षर करेगा। 60 में लिखिए, when the registration is completed, a certificate of registration shall issued, is issued। when the registration is completed, then a certificate shall be issued। लिखिए,
जहां कहीं भी रजिस्ट्रीकरण पूर्ण हो गया है तो वहां प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा एक्सेप्ट लिखिए 61 लिखिए। It also contain 61 में लिखिए। The certificate shall also contain a copy of Maypur plan, प्रमाण पत्र में वर्णित मानचित्र व रेखांक में प्रस्तुत की जाएगी। छोड़िए फालतू सेक्शन है सारे। क्वेश्चन लिखिए व्हाट आर द स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार? उप रजिस्ट्रार के विशेष कर्तव्य क्या है? 64 से लिखना स्टार्ट कीजिए। बीच वाले प्रोविजन इररिलेवेंट है, नहीं पूछते। 64 से लिखिए, 64 से लिखना स्टार्ट कीजिए। कर्तव्य क्या है? उप रजिस्ट्रार के कर्तव्य क्या है? 64 से 65 लिखें। 64-65 लिखना होता है इसमें। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। जहां कहीं भी कोई दस्तावेज स्थावर संपत्ति संबंधित है, wherever any document is of immovable property, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज स्थावर संपत्ति से संबंधित है, and property is outside of sub district, तथा ऐसी संपत्ति उप जिले में स्थित नहीं है, then it can be sent to registrar for a memorandum। तो ऐसा मामला रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, जो कि ज्ञापन के रूप में होगा। 66 लिखिए, 66 का 65 लिखिए। Wherever property is situated in different district, जहां कहीं भी संपत्ति विभिन्न जिलों में स्थित है, then it can be sent to registrar of any district। तो ऐसे दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी जिले के रजिस्ट्रार के पास भेजा जा सकेगा। 66 लिखिए। 66 बात करता है स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। इसकी बात करता है सर ये स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। लिखिए इसमें भाई रजिस्ट्रार का विशेष कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में बात करता है 66। ठीक है ना, रजिस्ट्रार का विशेष कर्तव्य, इसके बारे में बात करता है 66। देखिए रजिस्ट्रार का विशेष कर्तव्य हेडिंग डाल लीजिए, स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए। Where registrar has registered a non-testamentary document, जहां कहीं भी रजिस्ट्रार द्वारा निर्वसीय दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया गया है,
निर्वसतीय दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया गया है, निर्वसतीय दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया गया है। Wherever registrar has registered a non-testamented document, then he shall forward to such registrar where property is situated. तो वह ऐसे रजिस्ट्रार को अग्रेसित करेगा जहां संपत्ति स्थित है, ठीक है सर। घुमा फिरा के चारों पॉइंट में वही बात लिखी हुई है, चारों पॉइंट पढ़ लोगे तो तुम समझ जाओगे, चारों में एक ही बात लिखी हुई है। रजिस्ट्रार के पास है तो सब रजिस्ट्रार को भेज देगा, दूसरे जिले में भेज देगा, तो सब फालतू बातें, ठीक है ना सर। 67 रिपील हो चुका है। लिखिए पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, महानिरीक्षक की शक्तियां। अब महानिरीक्षक की शक्तियां जो है सर उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 2 सेक्शन है फालतू से, कुछ नहीं है, खत्म होने वाला है। लिखिए 68 में एक लाइन लिख लीजिए। द इंस्पेक्टर जनरल हैज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार। द इंस्पेक्टर जनरल हैव कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द रजिस्ट्रार। लिखिए महानिरीक्षक के पास अधीक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति होगी, नंबर 2 लिखिए he can also made rectification of any error। वह किसी गलती को परिशुद्ध कर सकता है, अब ठीक है ना सर। देखिए 69 जो है, 69 को खुद ही पढ़ लेना, मैं लिखवा नहीं रहा, डायरेक्ट से रीड कर लेना। अब इसमें क्या है 69 में, इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। 69 निकालिए एक बार कि क्या क्या पावर है। प्रोवाइडिंग फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स एंड पेपर, पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों सुरक्षित अपेक्षा उपबंध करेगा। अब इसको लिखवा नहीं रहा मैं, ठीक है ना, ये लाइन से पूरे हैं प्रोविजन कि भाई क्या पावर होती है इंस्पेक्टर जनरल की। तो यहाँ से आप चाहो तो 68 भी लिख सकते हो और 69 भी एड ऑन में लिख सकते हो कि क्या क्या काम करेगा। समझ में यही बात। सुपरिटेंडेंस के अलावा और भी तो पावर है ना सर, ये थोड़ी ना कि हुक्म चलाएगा, बाकी तो कि भाई बुक्स ध्यान रखेगा। मान लो कोई रजिस्ट्रार है, वो बोलता है कि सर हमारे पास अग्नि सह पेटी नहीं है, मतलब फायर प्रूफ बॉक्स नहीं है हमारे पास, तो प्रोवाइड कराएगा, इंस्पेक्टर जनरल की ड्यूटी नहीं है। तो क्योंकि लिखा है ना सर कि पुस्तकों का ध्यान रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराएगा। कल को बोल दे कि हमारे पास अग्नि सह पेटी नहीं है जिसमें आग लग जाए, तो फायर प्रूफ बॉक्स नहीं है, आते ना फायर प्रूफ बॉक्स जिसमें कितनी आग लग जाए वो 3-4 हजार डिग्री के टेम्परेचर पे जाके पिघलना स्टार्ट होते हैं। पिघलेंगे तो सही, लेकिन कितने डिग्री पे। बाकी जो नॉर्मल अलमारी होती है, जैसे नॉर्मल अलमारी है तो 1000 डिग्री पे, 700-800 1000 डिग्री 2000 डिग्री पे पिघल जाती है, लेकिन जो अग्निशय होती है वो 3000 डिग्री 4000 डिग्री 5000 डिग्री पर पिघलना स्टार्ट होती है। उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है जो पिघलती नहीं है इजीली, समझ में। अब तो उसकी ड्यूटी है। अब देखिए पहले तो क्या है सर कि सेफ कस्टडी प्रोवाइड करे बुक्स और पेपर को, मतलब सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंधित करे। अगला देखो सर कि वो सेफ गार्ड दे उसको भी, कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क वगैरह को भी, ठीक है ना सर। अब कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क जिसका भी क्या उसको भी सेफली प्रोवाइड करे। आगे देखिए डिक्लेयर करे कि किस जिले में कौन सी भाषा चलेगी। ये कौन डिक्लेयर करेगा? इंस्पेक्टर जनरल, कि किस जिले में कौन सी भाषा चलेगी। सर अंडरलाइन करते चलिए, प्री का सवाल बन जाएगा यहाँ से। हाँ आपको मजाक लग रहा हो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्री का सवाल बन जाएगा कि कौन डिक्लेयर करेगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा चलेगी। इंस्पेक्टर जनरल डिक्लेयर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी देंगे तुम्हें ऑप्शन में, और स्टेट गवर्नमेंट लगा के फंस जाएंगे बच्चों को क्या लगेगा कि अरे तो राज्य सरकार ही तय करती है, क्योंकि सीआरपीसी में कौन तय करता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या फॉलो होगा? स्टेट गवर्नमेंट। सीआरपीसी में स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि भाषा क्या चलेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या भाषा चलेगी ये कौन तय करेगा?
इंस्पेक्टर जनरल लिखा है ना इसमें, डिक्लेयरिंग वोट लैंग्वेज शेल बी डीम्ड टू बी कॉमनली यूज्ड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट्स, दिखा हुआ है बी पॉइंट के अंदर, ये घोषणा कर कि हर जिले में किन भाषाओं की बाबत समझा जाएगा। तो सर इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ट्रिकी सवाल, जो नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है कि यार सीआरपीसी में तो यार वो दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कौन तय करेगा, लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल जो है वो तय करता है, याद रह जाएगा। डिक्लेयरिंग वो टेरिटोरियल डिवीजन इज, भाई क्या बताया कि उसने बताया कि क्या क्या टेरिटोरियल डिवीजन होते हैं, प्रादेशिक खंड कौन कौन से होते हैं ये तय करो, अमाउंट ऑफ फाइन्स कितने कितना फाइन लिया जाएगा ये भी तय करेगा, एक्साइज द डिस्क्रिप्शन इम्पोज बाय रजिस्टरिंग अंडर बाय सेक्शन 63, ये सारी चीजें सर, ये सारी चीजें क्या है सर, इसकी ड्यूटी हमें आती है। ये भी अगर मान लीजिए इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 में अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी कौन बताएगा, तो ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा, ठीक है। और देखिए द रूल्स सो मेड सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल एंड आफ्टर दे अप्रूव्ड दे शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। अब ये मत कहना कि सर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है, स्टेट गवर्नमेंट तो अप्रूव करती है लेकिन बनाएगा कौन, इंस्पेक्टर जनरल। अब देखिए अप्रूवल का काम नहीं होता है, रूल कौन बनाएगा, तुमको कल को फिर बच्चे रिट लगाते ना कि अल्टीमेटली तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही किया ना, बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए सवाल पूछ लिया आपसे कि कौन तय करेगा क्या भाषा चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी ऑप्शन था, बच्चे ने स्टेट गवर्नमेंट लगा दिया। बच्चा कह रहा है कि अल्टीमेटली तो वहीं से, देखो बुद्धि मत लगाना, लो में एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगती, प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो हमने कोर्ट पढ़े हुए ना, कहीं पे बहुत सारी जगह कोर्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश द कोर्ट विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है क्या, सिर्फ उससे पूछ के किया गया है, इसका मतलब थोड़ी ना कि उसने नहीं किया, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे रियल रूल कौन बना रहा है, इंस्पेक्टर जनरल। अब ये मत लगाना बुद्धि की यार ये तो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल है, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी, एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना इस एग्जाम के अंदर, जो बैरेक्ट में लिखा हुआ है। क्यों कहता हूं मैं बैरेक्ट पढ़ो बैरेक्ट पढ़ो बैरेक्ट पढ़ो, क्योंकि बैरेक्ट के बारे की कोई चीज नहीं आती, तुमको समझना पड़ेगा कि किस तरह के एमसीक्यू सोल्व होते हैं। कितनी सारी जगह कोर्ट बता रखी है, जैसे आप सेक्शन 20 एसआरए पढ़ोगे तो वहां पे भी स्पेशल कोर्ट बना रखी है इन्होंने इंजंक्शन वाले मामलों के लिए, उसमें भी लिखा हुआ है चीफ जस्टिस से पूछ के बनेगी। पढ़ी ना हमने बहुत सारी जगह कोर्ट्स कि मुख्य न्यायाधीश से पूछ के, उनसे पूछ के बनाई जाएगी, तो थोड़ी ना कि मुख्य न्यायाधीश ने बनाई है कोर्ट, वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही बना रही है। बात समझ में आ गई सर। जैसे पॉक्सो के अंदर कोर्ट बनती है तो कनकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बनती है, वो कहने का मतलब ये है सर, लिखा उन्होंने ऐसा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग ओनली, डोंट गो इनटू द पिक्युलियरिटीज ऑफ द मैटर, बहुत ज्यादा अंदर इन्वॉल्व नहीं होना उसको, बहुत मेटिकुलसली पढ़ो तुम लोग चीजों को, लेकिन एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना। इस फील्ड में बच्चा फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बुद्धि लेके चलता है। उतना ही पढ़ो जितना कह रहा हूं, एक्स्ट्रा 1 इंच मत पढ़ना, बार आता भी नहीं है। बात समझ में आ गई सर। लिख लोगे इसको, जाके अपने हिसाब से लिखना है, इसको नोट करना, छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूं, लिखवाने में लिखवा दो, लेकिन डायरेक्ट तुम भी तो, तुम डायरेक्ट को पढ़ना सीखो। नहीं समझ में आएगा मुझसे कल पूछो कि सर वो पॉइंट, एक पॉइंट समझ में नहीं आया, समझा दो, समझाऊंगा मैं। देखिए पढ़ाई लिखाई को कभी मना नहीं है। सेक्शन 70 प्री का सवाल बनता है सेक्शन 70 से। देखिए कोई फाइन लगाया है, एक शब्द होता है रेमिट, रेमिशन, इसको बोलते हैं परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है, रेमिशन का मतलब क्या होता है कि फाइन को कम कर देना। क्या होता है रेमिशन, मतलब क्या होता है सर, छोटा कर देना, रेमिशन। रेमिशन, कम्यूटेशन, सस्पेंशन, ये सारे शब्द अलग अलग। रेमिशन, कम्यूटेशन, सस्पेंशन, परिहार, लघुकरण और निलंबन, ये सब अलग अलग शब्द है हिंदी में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास अगर तुमने ली है मेरे से, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया है। तुमने अगर सीआरपीसी पढ़ा है मुझसे, तो हमने वहां पे भी 3-4 शब्द डिस्कस किए हैं। तो सर ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई फाइन दिया है तो रेमिशन की पावर किसको है, इंस्पेक्टर जनरल को। कहीं पे फाइन इम्पोज किया है तो उसको घटाना, बढ़ाना, कम करना, जो सब पावर किसके पास है, इंस्पेक्टर जनरल के पास है। ये प्री का सवाल है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगा इसमें, ये भी याद रखना। इस एक्ट में जितनी पावर है, जैसे हमने रेवेन्यू में पढ़ा ना सर, रेवेन्यू में सबसे ऊपर कौन है, बोर्ड। सबसे ऊपर कौन है, बोर्ड। बोर्ड के ऊपर कोई था, वैसे सर इधर ये है। हर चीज को सर देखिए, कोई भी एक्ट पढ़िए लेकिन उसके मेन किरदारों को समझ लीजिए। रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड में जा रहे हैं तो सेटलमेंट ऑफिसर आ जाएगा, दूसरे में जा रहे हैं तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर आ जाएगा,
4-5 ही किरदार है उस राजस्थान लैंड रेवेन्यू में, तुमने अगर पढ़ा नहीं हो तो पढ़ लेना, उसमें जितना बताया, जैसे बताया, जो बताया उसके बाहर मत जाना, बस हो जाएगा। बाकी तुम्हें अगर रिस्क टेकिंग फैक्टर है तो लो रिस्क ठीक है ना। कल से सारे लेके आना, कल से क्या लेके आना, ये सारे। हाँ जी, सेक्शन 71 लिखना स्टार्ट कीजिए। लिख लिया सेक्शन 70 में लिखा क्या कुछ? लिखिए सेक्शन 70 में एक लाइन लिख लीजिए, ही कैन रेमिट द फाइन ऑल्सो, ही कैन रेमिट द फाइन ऑल्सो। महानिरीक्षक जुर्माने का परिहार भी कर सकता है। ही की जगह आप इंस्पेक्टर जनरल कर लेना, आईजी लिख लो। ही की जगह क्या लिखो, आईजी। महानिरीक्षक जुर्माने का परिहार भी कर सकता है, जुर्माने का परिहार भी कर सकता है। और जुर्माना कहाँ मिल रहा है सर? उसको 25 और 34 से मिलता है जुर्माना, ठीक है। 71 लिखिए प्लीज, 71 लिखिए प्लीज, लिखिए। इफ एनी सब रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड टू रिफ्यूज फॉर रजिस्ट्रेशन, यदि कोई उप रजिस्ट्रार को इनकार करने पर समाधान हो जाता है, तो को इनकार करने पर समाधान हो जाता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण से इनकार कर देगा, and he shall made entry in that regard in the book number 2, तथा वह इसके निमित्त पुस्तक संख्यांक 2 में कारण अभिलिखित करेगा, कारण अभिलिखित करेगा। ऐसे लिखिए, 72 यहाँ लिखिए, 73 यहाँ लिखिए, 72 में लिखिए। Wherever sub registrar has refused, इधर लिखिए प्लीज, wherever sub registrar has refused, जहां कहीं भी उप रजिस्ट्रार द्वारा refuse on any other ground than execution, उप रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादन के सिवाय किसी अन्य आधार पर इनकार किया गया हो, तो उस मामले में then in such matter appeal to registrar in 30 days, मतलब निष्पादन के ऊपर नहीं है सर, मतलब ऐसा नहीं कि सर साइन गलत किया हुआ है, सर सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी वो क्या कर सकता है, मना कर दिया उसने। क्यों मना किया सर, समझिए। तो ऐसे मामले में अपील 30 दिवस में रजिस्ट्रार को जाएगी। देखिए सर, निष्पादन से अलावा है, एक्सेप्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं है, साइन वाइन सब कुछ परफेक्ट है, सब काम परफेक्ट है। अरे आदमी सर शराब पी के आ गया रजिस्ट्रार के सामने, रजिस्ट्रार ने भगा दिया उसको और बोला कि हम नहीं करेंगे इसको, मुंह से उसको बदबू आ रही थी, सब पूरे रूम में बदबू हो गई, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आदमी शराब पी के आया ना सर, उसको बोलो निकल, हम नहीं करते। वो चाहे तो 30 दिन में अपील कर सकता है, कितने दिन में? ये रिफ्यूजल के ग्राउंड बता रहा हूं मैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिफ्यूज हो रहा है ना सर, वो किस पर हो रहा है? ऑन एग्जीक्यूशन, निष्पादन के आधार पर, कि सर साइन सही से नहीं किए हुए, या फिर साइन मिसमैच हो रहे हैं,
बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं सर, यहाँ पर वो ग्राउंड होता है 73 में, लिखिए इधर, wherever registrar has denied on the ground, wherever registrar has denied on the ground of execution, on the ground of execution, on the ground of execution, जहां कहीं भी रजिस्ट्रार द्वारा, जहां कहीं भी रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादन के आधार पर प्रत्याख्यान किया गया हो, निष्पादन के आधार पर प्रत्याख्यान किया गया हो, प्रत्याख्यान किया गया हो। देखिए यहां तो जाती है अपील, यहां तो क्या जाती है सर, अपील, और यहां पर क्या जाती है सर, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। किसको जाती है, लिखिए, तो रजिस्ट्रार को आवेदन किया जाएगा, देन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार को आवेदन किया जाएगा 30 दिवस के भीतर, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, तो 30 दिन के भीतर क्या करेंगे सर, उसको आवेदन करेंगे। आपकी क्रेश कोर्स की क्लासेस का टाइमिंग जो है सर, वो कल से 4 बजे से, कितने बजे से, 4 बजे से। अप्रैल में थोड़ा सा मैं आपको परेशान करूंगा, अप्रैल थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक है। देखिए आज 1 अप्रैल स्टार्ट हो गया है, आप समझ लीजिए कि अप्रैल में समय का बहुत अभाव है मेरे पास, क्योंकि इनका एपीओ का मेंस है 1 जून को, ठीक है ना। अभी लोग की क्लासेस नहीं है, लेकिन फिर भी काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज से हिंदी वाले मास्टर भी आ जाएंगे, हिंदी वाले सर भी आ जाएंगे, शिवा सर नाम है उनका, वो बढ़िया पढ़ाते हैं, उनका भी 2-3 कोचिंग में चल रहा है, जगतपुरा पढ़ाते हैं वो, जगतपुरा में बहुत कोचिंग है, आपने देखा हो 7 नंबर सीबीआई फाटक के आसपास, वो वहाँ पढ़ाते हैं, तो सर आएंगे, कॉर्पोरेट करना उनको थोड़ा सा, ठीक है। लिखिए इधर नो फर्दर अपील, इधर लिखिए नो फर्दर अपील, इसी में लिखिए 72 में लिखिए नो फर्दर अपील, कोई अन्य अपील नहीं की जाएगी, कोई अन्य अपील नहीं की जाएगी, कोई अन्य अपील नहीं की जाएगी। हमें क्या लिखा था, एप्लीकेशन टू रजिस्टर इन 30 डेज, इधर लिखिए इफ रिजेक्शन, यदि नामंजूर किया जाता है, यदि नामंजूर किया जाता है, देन द पार्टी हैज राइट टू गो इन सिविल कोर्ट, देन द पार्टी हैज राइट टू गो इन सिविल कोर्ट। यदि नामंजूर किया जाता है तो पक्षकार के पास 30 दिन के भीतर सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार होगा, तो पक्षकार के पास 30 दिन के भीतर सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार होगा, सिविल कोर्ट विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज भी लिखिए, विद इन 30 डेज, तो अभी बोला है मैंने, लिखा है कब से, विद इन 30 डेज, ठीक है ना सर। और ब्रैकेट में एक और लाइन लिखिए, सेक्शन 77, कौन सेक्शन है, 77, ब्रैकेट में लिखिए 77, ये जो लिखवाया ना मैंने आपको, ये लिख दीजिए सेक्शन 77, ये खत्म हो गया है, 77 यही करवा दिया है। अरे समझ में आ रहा है क्या 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 चल रहा है मामला, चीजें ऐसी होंगी फिर, और 30 दिन में जा सकते हो आप कहां पर, सिविल कोर्ट में जा सकते हो। तो अपने 72 73 हो चुके हैं सर, कुछ बचता नहीं है, बस हो गया यार, कल थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, कल थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कल थोड़ा सा इसको करेंगे हम लोग, 15 मिनट पहले क्लास से छोड़ रहा हूँ, ताकि आपकी, क्योंकि मुझे पता है आपका लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास हो रही है अभी आगे, ठीक है ना। देखिए कल एसआरए लेके आना, इनिशियली 10 से 15 मिनट लूंगा इसको खत्म करने में, ऐसा नहीं कि इसको अभी खत्म नहीं कर सकता मैं, अभी खत्म करूंगा तो तुमको लगेगा सर एकदम से खत्म हो गया, तो कल 10 से 15 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा मैं, कुछ नहीं बचा इसमें, बस प्री का जितना आता है और मेंस में भी इतना ही आता है। मेंस में यहाँ से एक ही सवाल बनता है, वो 17 सेक्शन, 18 सेक्शन, 47, 49, ये सेक्शन, ये सवाल है, 2-3 सवाल तैयार करो यहाँ से, बस कुछ तैयार नहीं करना, इसके बाद आता भी नहीं है, न कभी आया है और न कभी आएगा, न भूत तो न भविष्य। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
आज क्लास नहीं है, ठीक है ना, क्रैश कोर्स की क्लास नहीं है आज 4 बजे, क्लास होगी कल 4 बजे से, कल 4 बजे से क्लास होगी 4 से 7, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। और प्लीज जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया है वो पेपर दे। और बच्चे एक और बात सुन लीजिए, हार्ड कॉपी मांगने मत आ जाना कोई ऑफिस वालों से, कह दिया मैंने, इनको हार्ड कॉपी कर तभी दो जब ये खुद पेपर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कंजूसाई करते हैं, नहीं कंजूस नहीं है, तुम लोग रिलेक्टेंट हो तो तुम ही उसकी सजा भुगतो। तुमको पेपर देने का है तो तुम उस टाइम आओ। नहीं नहीं,